हे गाइस, वेलकम बैक। आज की हमारी मूवी काफ़ी कमाल की है। ये मूवी उस दर्द को बयां करती है जब समाज में एक इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है। लोग उसे अपने जैसा समझते ही नहीं क्योंकि वो सबसे थोड़ा अलग हैं। इस अकेलेपन की वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये कहानी उसी पे बेस्ड है। वैसे दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद और मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूँ। बस यार सब्सक्राइब करके जल्दी से 1K कंप्लीट करवा दो। अब मूवी पे आते हैं तो मूवी की शुरुआत 1971 से होती है। कोलकाता शहर की एक सुनसान जगह पर सुबह सुबह पुलिस एक बंदे को लाती है और उसे भागने को कहती है। जब वो आदमी भागने लगता है तो पुलिस उसे गोली मार देती है। मतलब इस बंदे का एनकाउंटर हो चुका है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि 2020 में, जहां हम रक्तिम नाम के एक स्कूल टीचर को देखते हैं। वो हमेशा अपने मुंह को कवर करके रखता है। जब वो अपनी क्लास में एंटर होता है वो देखता है कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ शरारती बच्चों ने ड्रैकुला सर लिखा हुआ है। फिर जब रक्तिम स्कूल से जा रहा होता है तब वो एक बूढ़े आदमी को किसी की कब्र पे फूल चढ़ाते हुए देखता है। रक्तिम उसके पास जाता है। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि आज अमोल का जन्मदिन है और वो उसे अमोल की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि उस वक्त कई सारे लोग मिसिंग हो गए थे और उन्हीं में से एक अमोल भी था। इस आदमी से बात करके रक्तिम अपने घर की ओर निकलता है, जहाँ रास्ते में वो देखता है कि एक बंदा मच्छर मारने का स्मोक रिलीज कर रहा है। तभी उसकी नज़र एक मकान पे पड़ती है जो कि खाली था। कुछ सेकंड उस घर को देखने के बाद रक्तिम अपने घर चला जाता है। रक्तिम एक किराए के घर में रहता है। ये घर भुवन और सविता का है। भुवन एक अपाहिज और शराबी इंसान है। भुवन हर रोज रक्तिम को अपने पास बुलाया करता है क्योंकि भुवन का एक छोटा बच्चा है जो रक्तिम से काफी डरता है। भुवन रक्तिम को इसीलिए बुलाता है ताकि वो भुवन के बच्चे को डराए और वो जल्दी से सो जाए। वैसे ये बात सविता को पसंद नहीं, पर भुवन फिर भी रोज ऐसा करता है। रक्तिम भुवन के बच्चे के पास जाकर उसे अपने दांत दिखाता है, जिस वजह से वो बच्चा डर के सो जाता है। रक्तिम के दांत बिल्कुल ड्रैकुला जैसे थे और इसी वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसे ड्रैकुला सर कहते हैं। साथ ही रक्तिम अपने दांत छुपाने के लिए अपने मुंह के आगे हमेशा एक रुमाल रखा करता है। वैसे रक्तिम बच्चे को डराना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भुवन उसे अपने घर से निकाल देगा, इसलिए मजबूरन इसे बच्चे को डराना पड़ता है। अगले दिन रक्तिम स्कूल जा रहा होता है, तब उसे एक डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर कहता है कि उसकी फिल्म में एक छोटा सा रोल है। वो चाहता है कि ये रोल रक्तिम करे, लेकिन रक्तिम को कोई एक्टिंग वगैरह नहीं आती, इसलिए वो मना कर देता है। वो जब अपनी स्कूल जाता है तब तक वो डायरेक्टर उसके स्कूल के हेडमास्टर को कॉल करके सब कुछ बता चुका होता है, जिस वजह से हेडमास्टर रक्तिम को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी जॉब फिलहाल टेम्पररी है, अगर तुम्हारी जॉब को परमानेंट करना चाहते हो तो तुम उस फिल्म में एक्ट करो, बस छोटा सा ही रोल है वो। ये हेडमास्टर डायरेक्टर की इतनी साइड इसलिए ले रहा था क्योंकि वो डायरेक्टर इस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। रक्तिम अपने हेडमास्टर को समझाता है कि सर मुझे एक्टिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन अपनी जॉब जाने की वजह से रक्तिम को उस रोल के लिए हाँ करना ही पड़ता है। हम देखते हैं कि रक्तिम से स्कूल का स्टाफ भी इतनी बात नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर रक्तिम एक डेंटिस्ट के पास जाता है अपने दांत निकलवाने। रक्तिम कहता है कि ये दोनों इसके दूध के दांत हैं। बचपन में ही ये इन्हें निकाल देता, लेकिन इसकी माँ ने कहा कि ये दांत अपने आप गिरेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये डेंटिस्ट कहता है कि तुम्हारे पास यही एक स्पेशल एबिलिटी है, एक बार फिर सोच लो कि तुम इन दांतों को निकालना चाहते हो या नहीं। कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। ये दांत तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं, क्या पता तुम्हारे अलग होने का कोई मकसद हो। ये सुनने के बाद रक्तिम बिना दांत निकाले यहाँ से चला जाता है। अब रक्तिम उस मूवी के शूट पे जाता है जहाँ मेकअप आर्टिस्ट रक्तिम को ड्रैकुला जैसा मेकअप करके बैठा देते हैं। जब रक्तिम डायरेक्टर से मिलता है तब शूटिंग पे जितने भी लोग होते हैं और इस मूवी की हीरोइन सब रक्तिम के दांत देखना चाहते हैं, जिससे रक्तिम काफ़ी शर्मिंदा होता है। उसके दांत देख के मूवी की हीरोइन भी डर जाती हैं। रक्तिम के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, उसके दांत देख के या तो हर कोई उस पर हंसता है या फिर उससे डरता है। यहाँ डायरेक्टर भी कहता है कि देखा, मैंने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि ये बिल्कुल ड्रैकुला जैसा दिखता है और इससे हमारे ग्राफिक्स का भी खर्चा बच जाएगा। अब शूटिंग का सीन कुछ यूँ है कि रक्तिम को हीरोइन की गर्दन तक अपने दांतों को ले जाना होता है, जैसे कि ऐसा लगे कि ड्रैकुला इसे काट रहा हो। लेकिन रक्तिम वो सीन सही से कर नहीं पाता, जिससे वो हीरोइन पहले तो रक्तिम को काफ़ी भला बुरा कहती हैं और फिर उसे एक थप्पड़ भी लगा देती हैं।
जब दूसरा टेक लिया जाता है तब ये हीरोइन अपने डायलॉग्स बोल रही होती हैं तो रक्तिम उसकी गर्दन को अजीब तरीके से देखता है और वो उसकी गर्दन पे काट देता है, जिससे उस एक्ट्रेस के ब्लीडिंग भी होने लगती है। एक्चुअली रक्तिम को भी समझ नहीं आता कि ये उसने क्या किया, वो भी डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन हीरोइन के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के बुरी तरह मारने लगते हैं, पर रक्तिम किसी तरह यहाँ से बच के अपने घर चला जाता है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, यानी 1971 में, जहाँ हम मंजरी को देखते हैं जो कि एक विधवा औरत है। मंजरी के घर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अमोल छुपा हुआ है, क्योंकि वो एक नक्सल है जो पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे छुपा है। उसी के घर के बाहर हम काटू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड नाटा के साथ खड़ा है। काटू मंजरी का दीवाना है, वो हमेशा मंजरी को पाने के बारे में सोचता रहता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ सविता रक्तिम के पास आकर उसे यहाँ से ले जाने को कहती हैं, क्योंकि वो अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और करे भी कैसे। भुवन तो सविता को बस हर टाइम इंटीमेट होने का ही कहता है, इसके अलावा वो पति होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाता। लेकिन रक्तिम सविता को मना कर देता है। अगले दिन स्कूल आने पर स्कूल का हेडमास्टर रक्तिम को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसने हीरोइन को काटा था। वो कहता है कि तुम ऐसा बच्चों के साथ भी कर सकते हो। रक्तिम उन्हें काफी समझाता है कि बच्चों से वो प्यार करता है, पर हेडमास्टर नहीं मानता। अब रक्तिम अपने अकेलेपन से इतना परेशान हो जाता है कि वो सुसाइड करने का सोचता है, और वो करता भी क्या। समाज में अलग होना तो मानो जैसे एक पाप सा हो, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता, जगह जगह उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। एक जॉब थी जिससे वो कुछ पैसे कमा लेता, अब तो वो भी नहीं रही। इस अकेलेपन से तो उसको मरना ही बेहतर लग रहा था। वो एक सुसाइड नोट लिखता है जिसमें वो अपनी मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराता है। वो नदी में कूदने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मंजरी आ जाती हैं। वो उसके बैग के पास एक बांसुरी रखती हैं और वो रक्तिम को अमोल कहकर बुलाती हैं। वो उसे एक पोएट्री सुनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ अमोल। रक्तिम मंजरी को देख बहुत खुश होता है। मंजरी भी उसका सुसाइड नोट फाड़ देती हैं। वहीं रक्तिम तो ऐसे खुश हो रहा हो मानो उसको जीने की नई वजह मिल गई हो। इस मतलबी समाज में कोई ऐसा भी आ गया है जो उसे पाना चाहता है। रक्तिम वो बांसुरी लेकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब रक्तिम नहा रहा होता है तब भुवन उसको उसी हालत में बुलाता है, क्योंकि भुवन का बच्चा काफी शरारत कर रहा था। रक्तिम बेचारा क्या करता, वो ऊपर आता है और उसके बच्चे को डराता है। रक्तिम के जाने के बाद भुवन अपनी पत्नी से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ रक्तिम फिर से आता है और वो भुवन को काट लेता है, जिससे भुवन बेहोश हो जाता है। ये देख सविता भी शॉक हो जाती है। फिर भुवन अपना ड्रैकुला वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है। यहाँ कोलकाता में आज स्नो गिर रही है। रक्तिम बताता है कि इससे पहले यहाँ स्नो 1971 में गिरी थी। रक्तिम स्नो को देख काफी खुश होता है। इसके बाद सविता रक्तिम के पास आती हैं उसका हालचाल पूछने। उस टाइम रक्तिम का घर काफी बिखरा हुआ था। उसके बेड पे पिलो फटा हुआ था, जिससे कॉटन बाहर आ रही थी। साथ ही रक्तिम बुखार से कांप रहा था। सविता बताती हैं कि भुवन को हार्ट अटैक आया है और वो कोमा में हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये बोलकर सविता रक्तिम को छूने ही वाली होती हैं कि रक्तिम अपने नुकीले दांत दिखा के सविता को डरा देता है और सविता वहां से चली जाती हैं। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। काटू और नाटा मंजरी के घर के बाहर एक कार में बैठे हुए हैं। काटू या मंजरी का वेट कर रहा होता है कि कब वो बाहर आएगी और कब वो उसे देखें। घर के अंदर हम देखते हैं कि अमोल ये प्रैक्टिस कर रहा है कि जब पुलिस उसे पकड़ लेगी तो वो उसे कैसे टॉर्चर करेगी और वो कैसे खुद को संभालेगा। इस तरह से अमोल अपने आप को जख्मी करने लगता है, लेकिन मंजरी जाकर अमोल को रोकती हैं। वो कहती हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा तुम यहाँ पे हो, मैं हमेशा तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखूंगी। अभी प्रेजेंट डे पर रक्तिम भुवन के पास जाता है उसे देखने के लिए। वो उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन तभी भुवन की आंख खुलती हैं और वो रक्तिम को अमोल कहकर बुलाने लगता है। भुवन कहता है कि अमोल मुझे माफ कर दो, और इतना कहकर ही भुवन की मौत हो जाती है। ये देखकर रक्तिम बहुत घबरा जाता है। वो फौरन ही अस्पताल से बाहर आता है, लेकिन आते आते वो भुवन के पास जो ब्लड की पैकेट होती है वो भी ले आता है। वो उस खून को पीने लगता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कि तभी वहाँ पे मंजरी आ जाती हैं। वो रक्तिम से कहती हैं कि क्या तुम अमोल की बची हुई कहानी सुनना चाहोगे, लेकिन रक्तिम मंजरी से पूछने लगता है कि क्या मैं सच में वैम्पायर बन चुका हूँ। तब मंजरी कहती हैं कि मुझे पता नहीं तुम कौन हो, मुझे बस इतना पता है कि पिछले जन्म में तुम्हारा हथियार एक राइफल गन थी और इस जन्म में तुम्हारा हथियार तुम्हारे 2 दांत हैं। तुम्हें अपने दुश्मनों को ढूंढ के उन्हें मारना ही होगा।
इसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ पर काटू मंजरी के घर में घुस जाता है और मंजरी से बहाना बनाकर पानी मांगने लगता है। लेकिन मंजरी काटू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उस वक्त तो काटू चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद काटू फूल लेकर मंजरी के पास आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, उसे हासिल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मंजरी अमोल की गन निकाल लेती हैं और उस पर पॉइंट आउट करने लगती हैं। वो उसे जाने के लिए कहती हैं। काटू फिर भी नहीं जाता तो मंजरी काटू के पैर पे गोली चला देती हैं और उसे कमरे में बंद करके बाहर आ जाती हैं। गोली की आवाज़ सुन के अमोल अपने कमरे से बाहर आता है और तभी मंजरी अमोल को गन वापस देती हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती हैं। अमोल का अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। मंजरी कहती हैं कि लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया है। जब अमोल वहाँ से जाने लगता है तो घायल काटू उसे देख लेता है। इसी वक्त रिवॉल्यूशन के काफ़ी सारे लोग गलियों और सड़कों पे निकल जाते हैं। वे लोग नारा लगाने लगते हैं। उन लोगों को भगाने के लिए पुलिस उन पर टीयर गैस फायर करती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से ये लोग चले जाते हैं, लेकिन वो टीयर गैस मंजरी के घर में भी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से मंजरी और अमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तब आखिरी बार मंजरी सज धज के अमोल के सामने खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये मेरी शादी के गहने हैं, तुम मुझे ऐसे ही आराम की ज़िंदगी देना चाहते थे ना। और ये यहाँ पे क्लोज आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नाटा आता है और इन दोनों को ये करते हुए देख लेता है। वो किसी तरह काटू को भी बाहर लाता है। उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो सारा सब कुछ काटू को बताने लगता है। इसके बाद काटू ये सारी बात पुलिस को बता देता है। इस पे पुलिस मंजरी के घर आती है और इन दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाती हैं। पुलिस वाले अमोल को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। एक पुलिस वाला तो मंजरी को भी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। ये अमोल से उसके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं और इसी टॉर्चर के दौरान पुलिस वाले अमोल के दोनों दांत निकाल के उसके हाथ में दे देते हैं। इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद भी जब अमोल अपने साथियों का नाम नहीं बताता, तब ये पुलिस वाले अमोल को किसी जगह पर लाकर उसका एनकाउंटर कर देते हैं। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। पुलिस स्टेशन पे एक पुलिस वाला मंजरी के ऊपर बहुत सारा खून डालता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारे अमोल का खून, वो मर चुका है। ये सुनकर मंजरी बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। यहाँ प्रेजेंट डे में रक्तिम को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इसने भुवन को काटा था, जिससे कि वो मर गया। पहले इसका मेडिकल करवाया जाता है, क्योंकि शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर उससे उसका नाम पूछने लगते हैं। यहाँ पर रक्तिम अपना नाम अमोल बताता है और उन डॉक्टर को ये भी कहता है कि अमोल ने रक्तिम को मार दिया। अब रक्तिम जिंदा नहीं है, मैं ही अमोल हूँ। वो डॉक्टर इससे पूछते हैं कि अमोल ने रक्तिम को क्यों मार दिया, तो रक्तिम उन डॉक्टर को बताने लगता है कि अमोल जिंदा रहना चाहता है। रक्तिम को उस कमरे के बाहर मंजरी भी दिखाई देती है। मंजरी उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। वो डॉक्टर को मंजरी के बारे में बताता है। इस पे डॉक्टर कहता है कि मंजरी, नाटा, काटू, अमोल ये सब 1970s में थे। अभी कोई नहीं है, अमोल मर चुका है। पर ये नहीं समझता। ये कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं ही अमोल हूँ। खैर, इससे बहुत सारे सवाल करने के बाद उन डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि रक्तिम को सीजोफोनिया है। इस बीमारी में इंसान कंफ्यूज होता है रियल और इमेजिनरी वर्ल्ड में। इसके बाद रक्तिम का ट्रीटमेंट शुरू होता है और एक दिन मंजरी इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारा काम अभी भी पेंडिंग है। तुमने काटू को तो मार दिया, लेकिन नाटा अभी भी जिंदा है। मंजरी कहती है कि मैं चली जाऊंगी अगर तुम्हें बदला नहीं लेना है तो। रक्तिम इससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इस पे मंजरी इसे नाटू को भी मारने के लिए कहती है। वो कहती हैं कि ये लोग तुम्हें दवाई खिलाकर ठीक कर देंगे, इससे पहले अपना बदला ले लो। वो कहती हैं कि तुम्हें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा और मंजरी यहाँ से गायब हो जाती हैं। खैर, बहुत दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर फिर से रक्तिम को बुलाते हैं उसका टेस्ट लेने के लिए। यहाँ आने के बाद वह डॉक्टर रक्तिम को उसका नाम वगैरह पूछने लगते हैं। इस बार रक्तिम सारे सवालों के सही जवाब देता है, इसलिए उसे यहाँ से रिहा कर दिया जाता है। साथ ही उसको बेल भी मिल जाती हैं। उसे अब मंजरी भी नहीं दिखती, वो ठीक हो गया है। इसीलिए ये कहते हैं कि अब तुम स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो। रक्तिम जब अपने घर जाता है तब सविता इसे बताती हैं कि एक्चुअली तुम्हारा कमरा मैंने किसी और को भाड़े पे दे दिया है। अब क्योंकि भुवन तो नहीं रहे तो मेरे घर का खर्चा कैसे उठाऊं मैं, और जितना जल्दी हो सके तुम अपना सामान लेके यहाँ से चले जाओ। अब जाते जाते रक्तिम भुवन की जवानी की फोटो देखता है तो वो हूबहू काटू जैसा नजर आता है। ये तस्वीर देख वो शॉक हो जाता है। उसे फिर से अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। मतलब मंजरी की बातें, काटू, पुलिस वालों का टॉर्चर, सब कुछ याद आ जाता है। वो समझ जाता है कि भुवन ही काटू था, इसलिए मंजरी ने उसे कहा था कि काटू को तो मार दिया, और मंजरी ने काटू के पैर पे गोली चलाई थी, इसलिए भुवन भी अपाहिज था। उसे याद आता है कि उस टाइम पुलिस को बुलाने नाटा गया था। साथ ही उसे ये भी समझ आता
बताता है कि रক্তিम ने जब भुवन को मारा तब उसे पकड़वाने के लिए सविता ने ही कॉल किया था पुलिस को। वो समझ जाता है कि नाटा ही सविता हैं। जब रात होती है तब सविता किसी मर्द के साथ होती हैं। उसी वक्त रক্তিम अपने ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहनकर सविता के पास आता है। रক্তিम को इस हालत में देख सविता डर जाती हैं। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती हैं। रক্তিम भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है क्योंकि अमोल पे अब रক্তিम की इमेज हावी होने लगी थी। उसे डॉक्टर की बातें याद आती हैं कि वो बीमार हैं। ये अमोल वगैरह कोई नहीं है और वो सड़क पे आकर नाचने लगता है, भागने लगता है और इसी तरह भागते भागते वो एक घर के पास आ जाता है। ये घर और किसी का नहीं बल्कि मंजरी का है। मूवी की स्टार्टिंग में रক্তিम जिस घर को देख रहा था ये वही घर है। अब मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। जब रক্তিम हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा था उस वक्त डॉक्टर रক্তিम को बताने लगती हैं कि मंजरी, कार्टून, नाटा ये सारे के सारे उसके इमेजिनेशन हैं और अमोल नाम का कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनने के बाद रক্তিम उस डॉक्टर से पूछने लगता है कि अगर ऐसा है तो जब भुवन के पास मैं गया था तो भुवन मुझे अमोल कहकर क्यों बुला रहा था। वो डॉक्टर बताती हैं कि तुम्हारे आने से पहले ही भुवन की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। तुम्हारा भुवन से बात करना वो बस तुम्हारी एक इमेजिनेशन थी। वो कहती हैं कि अगर ये सब सच है तो बताओ मंजरी का घर कहाँ है। रক্তিम इसका जवाब नहीं दे पाता। वो कहती हैं कि जिसके घर में तुम इतने दिन छुपे रहे वो कहाँ है ये भी तुम्हें नहीं पता। एक्चुअली रক্তিम ने अपनी इमेजिनेशन में एक नई दुनिया बना ली थी। उस इमेजिनेशन वाली दुनिया में जो भी चीजें थी वो रियल वर्ल्ड में जो वो देखता था वही होती थी। जैसे कि एक बार काटू और नाटा मंजरी के घर के बाहर एक कार में बैठे थे। इस कार को इसने जब ये शूटिंग पे गया था तब वहाँ देखा था। अब उसके बाद बांसुरी की बात, तो एक दिन मंजरी ने उसके पास आकर एक बांसुरी रखी थी। एक्चुअली ये एक दिन जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो उस लेसन में बांसुरी नाम का एक शब्द आया था। यहाँ से ही ये बांसुरी इसके दिमाग में बस गई। अब रही मंजरी के टॉर्चर की बात, तो एक पुलिस वाला मंजरी के गले के पास सिगरेट जला रहा था उसे टॉर्चर करने के लिए। तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं, जब वो शूटिंग के लिए गया था तो उसने हीरोइन की गर्दन को देखा था जिसने मोतियों का हार पहना हुआ था और वहीं से वो गले का हार उसके दिमाग में बस गया। इसलिए सिगरेट के निशान से वो मंजरी के गले पे उसी शेप के निशान को इमेजिन करता है। और उसी तरह मंजरी के घर के बारे में बात करें तो मंजरी का घर और कुछ नहीं रক্তিम का ही घर होता है। फिर टीयर गैस की बात करें तो आपको याद है ना वो सीन जिसमें पुलिस वाले लोगों को भगाने के लिए टीयर गैस को रिलीज करते हैं। तो वो और कुछ नहीं, रক্তিम जब एक दिन अपने स्कूल से घर जा रहा था तो उस वक्त एक बंदा मच्छर मारने के लिए स्मोक रिलीज कर रहा था और वही स्मोक उसके दिमाग में बस गई। फिर मंजरी का उस चिट्ठी को फाड़ना, सच बताया जाए तो वहाँ पे मंजरी थी ही नहीं। रক্তিम ने खुद उसे फाड़ के हवा में उछाल दिया था। फिर स्नो के बारे में बात करें तो रক্তিम ने कहा था कि इतने सालों बाद कोलकाता में बर्फ गिर रही है। वह एक्चुअली कोई बर्फ नहीं थी, वो रক্তিम के पिलो के कॉटन थे जो उस वक्त हवा में उड़ रहे थे। रক্তিम उन कॉटन को स्नो समझ रहा था और इस तरह से सब कुछ सोचते हुए रক্তিम उसी घर की सीढ़ियों के पास सो जाता है कि तभी वहाँ पर वो सीनियर सिटीजन आता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो आदमी रক্তিम को उसके नींद से जगाने लगता है। रক্তিम उस बूढ़े आदमी से पूछने लगता है कि आप कौन। तब वो आदमी अपना नाम रক্তিम को बताता है कि मेरा नाम अमोल है। ये सुन के रক্তিम उस दिन का इंसिडेंट याद करता है जिस दिन इस आदमी ने रক্তিम को अमोल के बारे में बताया था, मतलब अपने बारे में बताया था। और हिस्ट्री के हिसाब से अमोल मर चुका है, मतलब अमोल के बारे में जो कुछ भी अभी तक इस मूवी में बताया गया है वो सब इस आदमी ने उस टाइम रক্তিम को बताया था। लेकिन ये सच नहीं है। अब अमोल अपनी सच्ची कहानी रক্তিम को बताने लगता है कि जब पुलिस वाले अमोल और मंजरी को गिरफ्तार करके ले गए उस वक्त अमोल ने अपना मुंह खोल दिया और अपने साथियों का नाम बता दिया। उसने अपने साथियों के साथ धोखा किया क्योंकि वो पुलिस के टॉर्चर को सहन नहीं पाया और एक सरकारी गवाह बन गया। उसके कई सालों बाद पुलिस वालों ने अमोल को रिहा कर दिया। सबको लगता है कि अमोल मर चुका है, लेकिन अमोल अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसे अभी भी गिल्ट है कि उसने अपने साथियों का नाम बता दिया, इसलिए इसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। और उसके बाद मंजरी का भी कोई पता नहीं था। जब मंजरी पुलिस स्टेशन से अपने घर आई थी उस दिन से आज तक मंजरी मिसिंग है और ये घर मंजरी का ही है। और ये बूढ़ा आदमी मतलब कि असली अमोल मंजरी के घर आता रहता है ये देखने के लिए कि कभी ना कभी तो मंजरी अपने घर आएगी और किसी न किसी दिन अमोल मंजरी को अपनी आंखों से देखेगा। इसके बाद रক্তিम डॉक्टर को मंजरी के घर ले आता है और उसे बताने लगता है कि यहीं पर अमोल छुपा हुआ था और यही मंजरी का घर है। वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि मेरा नाम रক্তিम है, मेरा नाम अमोल नहीं है। अमोल तो कोई और ही है, लेकिन ये भी सच है कि मंजरी और ये सब हैं।
इस पे डॉक्टर कहती हैं कि अगर ये कहानी सच है तो तुम्हें इस कहानी में एक और कैरेक्टर ढूंढना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और रक्तिम उस घर में एंटर करता है, जहाँ पर वो एक तस्वीर को देखता है और उस तस्वीर में मंजरी और उसका पति होता है और वो सेम रक्तिम की तरह दिखता है, यानी रक्तिम अमोल नहीं मंजरी का पति था। तभी मंजरी फिर से वहाँ पर आती है और फाइनली रक्तिम हम व्यूवर्स को ये बताता है कि मुझे पता नहीं ये कहानी सच्ची है या झूठी है, या तो ये मेरे दिमाग की एक बीमारी है, मेरी कोई इमेजिनेशन है, या मेरे पूर्ण जन्म की यादें हैं। इसे अनजानी रहने दीजिए। इस तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अकेलेपन की वजह से रक्तिम ये सब इमेजिन कर रहा था या फिर सच में उसका पूर्ण जन्म है और सही में उसको अपने पिछले जन्म की यादें आती हैं और अपने पिछले जन्म का बदला ही उसने अपने इस जन्म में लिया है? दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना।